नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं न्यायिक पृथक्करण की डिग्री, जिसे धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लेख किया गया है। इस वीडियो से पूर्व मैंने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना अर्थात दोस्तों धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम को डिटेल से बता दिया है। यदि दोस्तों आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदू विवाह अधिनियम की प्लेलिस्ट को भी डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हिंदू विवाह अधिनियम से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के दोस्तों अन्य वीडियो भी इसी चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना में आपने समझा था कि जब एक पक्ष को दूसरे पक्ष के द्वारा बिना किसी कारण के छोड़ दिया जाता है, तो जो पक्ष है जिसका त्याग किया जाता है वह पक्ष न्यायालय में जाकर के दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों न्यायालय के माध्यम से कोई पक्ष दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए याचिका दायर करता है। परंतु दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि कोई पक्ष यदि दूसरे पक्ष के साथ में नहीं रहना चाहता है तो वह क्या कर सकता है। यदि दोस्तों आप धारा 13 विवाह विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से दोनों पक्ष अर्थात पति एवं पत्नी दोनों का जो संबंध होता है वह विच्छेद हो जाता है। परंतु दोस्तों यदि आप चाहते हैं, आप तलाक नहीं लेना चाहते हैं, डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और कुछ समय के लिए अपना जो वैवाहिक जीवन है उसे समाप्त करना चाहते हैं, दोनों अपने कर्तव्य व दायित्व से कुछ समय के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों न्यायिक पृथक्करण की जो डिग्री है वह एक अच्छा उपाय है। इस पूरे टॉपिक को मैंने एक आंसर के फॉर्मेट में इसको तैयार किया है ताकि जो स्टूडेंट है उनको इसे लिखने में, इसके द्वारा नोट्स बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपनी एग्जाम में लिख कर आना है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रस्तावना। दोस्तों इससे पूर्व आपको यहाँ पर रूपरेखा बना देनी है। पहला बिंदु दोस्तों प्रस्तावना। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण या न्यायिक अलगाव, न्यायिक विलगाव के विषय में उल्लेख किया गया है। भारत में धार्मिक रीति रिवाज एवं परंपराओं के अनुसार विवाह का बंधन पवित्र बंधन होता है। एक बार विवाह होने के उपरांत ऐसे पक्ष 7 जन्म तक विवाह के बंधन में बंधे रहते हैं। विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन है, जिसके तहत पति पत्नी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहते हैं। इस प्रकार पति व पत्नी का यह परम कर्तव्य है कि वे एक दूसरे को सहचर्य प्रदान करें, वह अपने अपने कर्तव्यों व दायित्वों का पालन करें। परंतु कभी कभी ऐसी भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब पति पत्नी का एक साथ रहना संभव नहीं रह जाता है, तो वहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 उपबंध करती है कि ऐसे पक्षकार अलग अलग निवास करें। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 अर्थात विवाह विच्छेद के विकल्प के रूप में भी पक्षकारों के पास में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री उपलब्ध होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब दो पक्षों का अर्थात पति व पत्नी का एक साथ रहना संभव नहीं रह जाता है तो वहां पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 जो है वह उपबंध करती है कि ऐसे दोनों पक्षकार अलग अलग निवास करें। इस प्रकार विवाह संबंध एक स्थायी संबंध है, उसे विवाह विच्छेद के द्वारा तत्काल निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रदान कर न्यायालय दोनों पक्षों को अपने घर को पुनः बसाने का एक और अवसर या मौका प्रदान करता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाई पर भी दोनों पक्ष जो है वे न्यायालय में चले जाते हैं और विवाह विच्छेद की याचिका लगा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 10 का उपबंध किया गया है कि वे पति एवं पत्नी के जो दाम्पत्य जो जीवन है उनको कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दे। दूसरा बिंदु दोस्तों पृथक्करण के प्रकार। जब पति पत्नी का साथ रहना संभव न रहा हो तो पक्षकार पृथक भी हो सकते हैं, जिसे पृथक्करण कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है पारस्परिक सहमति द्वारा पृथक्करण। दोनों पक्ष आपसी सहमति के द्वारा पृथक पृथक निवास कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक पक्ष जो है वह किसी आधार को लेकर के ही पृथक्करण करवा सकता है,
पृथककरण में यदि दोनों पक्षों की सहमति है तो वे दोनों पक्ष आपसी सहमति से पृथक पृथक निवास कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है दोस्तों न्यायिक पृथक्करण। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष एक उचित आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकते हैं। दोस्तों उचित आधार इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एक ऐसा आधार होना चाहिए जिसके ऊपर न्यायालय को विश्वास हो, जिसमें न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को अलग अलग रहने की अर्थात न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार यह डिग्री न्यायालय के द्वारा प्रदान की जाती है। तीसरा बिंदु दोस्तों न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं। न्यायिक पृथक्करण का अर्थ। न्यायिक पृथक्करण का अर्थ होता है सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा पति पत्नी के साथ साथ रहने के अधिकार को समाप्त करना। न्यायिक पृथक्करण का सामान्य आशय यह है कि न्यायालय विवाह के पक्षकारों को कुछ समय के लिए अलग अलग निवास करने हेतु आज्ञप्ति या डिक्री जारी कर सकता है। इस आज्ञप्ति का अर्थ यह नहीं है कि विवाह का विखंडन हो गया है तथा अब दोनों पक्षकारों के मध्य कोई कर्तव्य या दायित्व शेष नहीं रह गए हैं। इस प्रकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के द्वारा पति पत्नी एक दूसरे के साथ साथ रहने के लिए विवश नहीं रहते हैं, वे अलग रहने हेतु स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो तीसरा बिंदु है न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं, न्यायिक पृथक्करण का अर्थ। इस पेरा में दोस्तों मैंने न्यायिक पृथक्करण को सामान्य से सामान्य और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। इससे अच्छा दोस्तों कोई नहीं समझा सकता है। इसे आप ध्यान से पढ़िए। न्यायिक पृथक्करण का अर्थ होता है सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा, अर्थात ऐसा न्यायालय जिसे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करने का अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, उनके द्वारा पति पत्नी के साथ साथ रहने के अधिकार को समाप्त करना। इसे क्या कहते हैं, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री कहते हैं। न्यायिक पृथक्करण का सामान्य आशय यह है कि न्यायालय विवाह के पक्षकारों को कुछ समय के लिए अलग अलग निवास करने हेतु आज्ञप्ति जारी कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों कुछ समय के लिए ही यह डिक्री प्रदान की जाती है, जिसका उल्लेख उस डिक्री में किया जाता है कि कितने समय के लिए यह डिक्री दी गई है। इस आज्ञप्ति का अर्थ यह नहीं है कि विवाह का विखंडन हो गया है। इस प्रकार दोस्तों न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के द्वारा जो विवाह जो होता है उसका विखंडन नहीं होता है, उसका खंडन नहीं होता है। वे दोनों डिक्री प्राप्त होने के बाद भी पति पत्नी ही माने जाते हैं तथा अब दोनों पक्षकारों के मध्य कोई कर्तव्य या दायित्व शेष नहीं रह गए। इस प्रकार दोस्तों जब न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दे दी जाती है तब दोनों पक्ष जो होते हैं उनके मध्य में कोई कर्तव्य या दायित्व शेष नहीं रह जाते हैं। जब पति पत्नी का एक साथ रहना संभव नहीं रह जाता है तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 न्यायिक पृथक्करण का उपबंध करती है। न्यायिक पृथक्करण में कोई आधार नहीं बताए गए हैं, किंतु धारा 10 विवाह पृथक्करण की डिक्री धारा 13 में पक्षकारों को विवाह विच्छेद हेतु प्राप्त आधारों को ही न्यायिक पृथक्करण के आधार बताती है। पूर्व में विवाह विच्छेद के आधार तथा न्यायिक पृथक्करण के आधार अलग अलग थे, किंतु विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधार एक ही हो गए हैं। अब दोस्तों इसे हम सामान्य भाषा में समझें तो न्यायिक पृथक्करण की जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया है, डेफिनेशन जब दी गई है, तो उस डेफिनेशन में कहीं पर भी ऐसे कोई आधार नहीं बताए गए हैं जिन आधार पर हम धारा 10 की डिक्री को लगा सकते हैं। परंतु दोस्तों धारा 10 की जो परिभाषा है न्यायिक पृथक्करण की, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए पक्षकार जब अर्जी करेंगे तो उनके लिए जब आधार जो होंगे वे आधार धारा 13 में जो उल्लेखित आधार है उन्हीं आधारों पर ऐसे पक्षकार धारा 10 की डिक्री के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। कुछ समय पहले धारा 13 के और धारा 10 के आधार अलग अलग थे, परंतु दोस्तों जब अमेंडमेंट हुआ 1976 का, उसके द्वारा न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दोनों के आधार एक ही हो गए हैं। सामान्य शब्दों में धारा 10 को समझें तो धारा 10 दो भागों में विभाजित है। धारा 10 को दो भागों में विभाजित किया गया है, धारा 10 की उपधारा 1 और धारा 10 की उपधारा 2। पहले हम धारा 10 की उपधारा 1 को समझते हैं। धारा 10 की उपधारा 1 में बताया गया है कि विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो
या हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने के बाद विवाह अनुष्ठापित हुआ हो। धारा 13 की उपधारा 1 में वर्णित किसी आधार पर, और यदि ऐसी पक्षकार जो कोई पत्नी है तो वह धारा 13 की उपधारा 2 में वर्णित आधार पर भी, जिस आधार पर विवाह विच्छेद हेतु डिक्री के लिए अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है, उन आधारों पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामान्य भाषा में यदि समझें तो धारा 10 के आधार कौन से, जो धारा 13 के आधार है। धारा 13 में उपधारा 1 है, उपधारा 2 है। उपधारा 1 में ऐसे आधार बताए गए हैं जिन पर पति और पत्नी दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं। धारा 13 की उपधारा 2 जो है उसमें ऐसे आधार बताए गए हैं, 4 आधार बताए गए हैं जिन पर कोई पत्नी जो है, केवल पत्नी, वह न्यायालय में अर्जी दाखिल करके विवाह विच्छेद हेतु या फिर धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री हेतु आवेदन कर सकती है। समझे दोस्तों, धारा 10 के वही आधार है जो धारा 13 के हैं। धारा 13 की उपधारा 1 में ऐसे आधार बताए गए हैं जिन पर पति और पत्नी दोनों में से कोई भी न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है, और धारा 13 की उपधारा 2 में ऐसे आधार बताए गए हैं जिन पर केवल पत्नी ही न्यायालय में अर्जी दाखिल करके डिक्री की मांग कर सकती है। इसी प्रकार धारा 10 की उपधारा 2 में बताया गया है। कुछ समय पहले मैंने आपको बता दिया है कि धारा 10 जो है वह 2 भागों में विभाजित है, धारा 10 की उपधारा 1 और धारा 10 की उपधारा 2। तो धारा 10 की उपधारा 2 में बताया गया है कि जहां पर न्यायालय के द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्रदान की जाती है, वहां डिक्री प्राप्त होने के बाद अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता या व्यवस्था नहीं होती है कि वह सामने वाले पक्ष के साथ सहवास करे। इस प्रकार दोस्तों, जब किसी पक्ष को न्यायालय के द्वारा डिक्री प्रदान कर दी जाती है, तब डिक्री प्राप्त होने के बाद ऐसा पक्ष दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए विवश नहीं होता है, वह अलग रह सकता है। दूसरा, डिक्री मिलने के बाद यदि भविष्य में दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्ष के द्वारा आवेदन किया जाता है, तब ऐसे अर्जी आवेदन में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में न्यायालय को यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में दिए गए कथन सत्य हैं, तो न्यायालय यदि न्याय संगत और युक्तियुक्त समझता हो तो वह ऐसे डिक्री को विखंडित भी कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार धारा 10 की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि यदि मान लिया जाए भविष्य में कभी भी ऐसा होता है कि दोनों पक्ष जो होते हैं डिक्री प्राप्त होने के बाद अलग अलग रहते हैं, कुछ समय बाद दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, तब क्या होगा? तब दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष न्यायालय में एक अर्जी दाखिल करेगा। उस अर्जी में दिए गए जो कथन हैं, जो प्लीडिंग है, उन पर न्यायालय को विश्वास होना चाहिए। ऐसे कथनों की सत्यता के बारे में जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में उन्होंने जो भी लिखा है वह सही है, तो न्यायालय ऐसे आवेदन पर से उस डिक्री को विखंडित कर सकता है और उस डिक्री को खारिज भी कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री को कैसे खारिज किया जा सकता है। तो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री जो है उसे किसी भी पक्ष के द्वारा आवेदन करके उसमें दिए गए कथनों की सत्यता के बारे में न्यायालय के समाधान हो जाने पर खारिज किया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।